बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में इस पोएम की पूरे स्टैंजास को शेयर किया था, इसकी ट्रांसलेशन को शेयर किया था, और साथ में मैंने एमिली डिक्सन की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री आपको बताई थी कि बेसिकली उसको क्या पसंद था और ये पोएम उसने कब लिखी थी। ये पोएम उसने रियलिटी बेस्ड थी, खुद अपनी उसका आंखों देखा हाल था, आई विटनेस थी वो इस पोएम की, ठीक है। और इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ इस जो है वो चैप्टर की इस पोएम के बॉक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग let's start our lecture. Or before going to start this video, I have to say that please subscribe my channel, like my channel and also share my videos with your friends, ताकि वो भी जो है वो इन वीडियो से मुस्तफीद हो सके और बहुत सारा फायदा जो है वो उठा सके। Students, here is our box question and the first question is what does the bird do after it comes down the walk? जब परिंदा रास्ते पर आता है तो वो क्या करता है। और एक बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप अपना जुमला स्टार्ट करते हैं या जब भी आप अपने सवाल का जवाब देने लगते हैं तो आपने टेंसेस को जरूर मद्देनजर रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है डज का इस्तेमाल, तो डज हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव इस्तेमाल हुआ, डू का इस्तेमाल हुआ, और हम भी अपना जवाब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल फिक्रात में देंगे। जैसा कि आफ्टर द बर्ड कम्स डाउन द वॉक, जब परिंदा रास्ते पर आता है, इट बिहेव्स नेचुरली, वो बड़ा जो है ना वो नेचुरली बिहेव करता है। ईट इट्स अ वर्म, एक कीड़ा खाता है। ड्रिंक्स ड्यू फ्रॉम द ग्रास, फिर जो है वो शबनम के कुछ कतरे घास से पीता है। एंड ग्लेंसेस अराउंड कॉशियसली, और जो है वो बड़ा मुहताज नजरों से इधर उधर देखता कि कहीं मैं तो नहीं किसी के शिकंजे में फंसने वाला। इट शोज साइंस फॉर फेयर एंड अलर्टनेस, ये क्या करता है कि ये इसके जो अमाल है या ये इसके जो साइन है वो शो करते हैं खौफ के, अलर्टनेस के। सजेस्टिंग इट्स अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल डेंजर, और इसको ये जाहिर करते हैं कि उसके खतरे को और उसकी बाखबरी को जाहिर करते हैं कि किस तरह से वो जब वो एक कीड़े को खाता है और किस तरह से वो कोशिशली जो है ना वो देख रहा है कि कहीं जो है मैं तो नहीं किसी के परिंदे फंसने वाला या कहीं कोई जो है वो मेरे लिए खतरा तो नहीं है। ओके, जगह क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ डज द स्पीकर इंटरेक्ट विद द बर्ड, शायरा परिंदे के साथ कैसे पेश आती है, ठीक है। द स्पीकर वॉचेज द बर्ड क्वाइटली विदाउट डिस्टर्बिंग इट, जो शायरा है स्पीकर है वो बिल्कुल इसे जो है बिना उसको परेशान किए मेरी खामोशी से उसको देखती है। When the bird appears frightened, और जब जो परिंदा है वो खौफज़दा उसको जो है ना वो लगता है, द स्पीकर जेंटली ऑफर्स इट अ क्रैम, तो जो है वो स्पीकर क्या करती है उसको जो है ना वो एक रोटी जो है वो नरमी से एक टुकड़ा पेश करती है। However, ताहम इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द क्रम, इसकी बजाय कि वो उस क्रम को जो है वो उस टुकड़े को कबूल करे, द बर्ड फ्लाइज अवे स्मूथली एंड ग्रेसफुली, तो वो जो बर्ड है वो बड़े खामोशी से जो है ना वो आराम से उड़ जाता है। लाइक ओवर्स डिवाइड द ओशन, जैसा कि जो है वो समंदर में चप्पू जो है वो तकसीम किए हुए होते हैं वैसे जो है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन ईच स्टैंजाज, कि हर स्टैंजा की जो हम राइम स्कीम है हमें बताइए कि क्या राइम स्कीम जो है ना वो यहाँ पर बयान की गई है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। द पोइम हैज एन इरेगुलर राइम स्कीम, कहते हैं कि इस पोइम की जो है ना वो इरेगुलर राइम स्कीम है। जैसा कि हमने पढ़ा जब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही थी एमिली का, तो एमिली जो है ना वो किसी भी ग्रामर रूल को, कोई भी पोएम के राइम्स को, किसी भी स्कीम को फॉलो वो नहीं करती थी। उसको जैसा जो है वो पसंद आता था जस्ट शी रोट डाउन, ठीक है। इस वजह से उसने कोई भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया। द फर्स्ट 4 स्टैंजाज मोस्टली फॉलो एन ABCD पैटर्न और यूज slant rhyme. For example, in stanza 1, walk and grass don't rhyme but warm and pass do slightly. The last stanza also has loose rhyme showing Dixon's unique style, कि उसका जो है ना वो राइम को फॉलो ना करना जो डिक्सन के एक यूनिक स्टाइल को शो करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो है वो राइम क्या है। अब मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताती चलूँ कि बेसिकली राइम होती क्या है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ
कि इसका मतलब होता है लाइक ABCB, इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंट द एंडिंग साउंड ऑफ अ लाइन, कि लाइन के एक एंडिंग साउंड को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इफ टू लाइन्स राइम दे गेट द सेम लेटर, अगर दो लाइन्स में राइम है ABC है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उनके लेटर सेम होंगे। एंड इफ दे डोंट राइम, अगर जो है वो उनकी राइम सेम नहीं होगी तो उनके जो लेटर्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जैसा कि अगर लाइन नंबर 1 में साउंड A है मीन्स, और लाइन नंबर 2 में साउंड B है, तो ये एक राइम को ABC फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो है वो डिफरेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहे लफ्ज़ हैं, उसका मतलब है कि उसमें जो है वो सही राइम इस्तेमाल नहीं की हुई, उसने जो है वो अपने स्टाइल में जो है पोएम को लिखा हुआ है। आई होप कि आपको इतनी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट इज कि हाउ डज अ राइम स्कीम कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फ्लो एंड रिदम ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर क्या है जी, यहाँ पर क्या होता है जी, राइम्स की नज़म के बहाव और रिदम में कैसे मदद करती है। यहाँ पर कहते हैं जी द लूज एंड अनइवन राइम स्कीम क्रिएट्स अ नेचुरल फ्लोइंग रिदम। ये गैर रवायती राइम स्कीम नज़म को एक कुदरती और नरम बहाव देती है। इट मिरर्स द सॉफ्ट एंड कॉशियस मूवमेंट ऑफ द बर्ड। ये छोटे मिसरे और यहाँ पर हमें क्या करते हैं जी, ये जो एक मोहतात से मूवमेंट बताती है बर्ड के। द शॉर्ट लाइन्स एंड डैशेस स्लो द पेस, यहाँ पर कहते हैं कि पीस, ठीक है, पेस है, यहाँ पर जो उसकी शॉर्ट लाइंस हैं, डैशेस हैं, वो एक स्लो सा पेस है। इनकरेजिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसकी जो एहतियाती ऑब्जर्वेशन है वो उसको इनकरेज करती है। दिस इनहेंसेस द जेंटल क्वाइट मूड ऑफ द पोएम, और ये क्या करता है कि ये पोएम के जो क्वाइट और जेंटल मूड है उसको बढ़ा देता है। आई होप कि आपको बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और जो ऐसा सवाल आपको लगता है आपको नहीं समझ आया तो बिला झिझक मुझसे जो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। पहले हमने जो है वो बॉक्स क्वेश्चंस पढ़े हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, के मिसाल को जो है वाज़ह करें, शनाख्त करें जो पर्सोनिफिकेशन में इस्तेमाल की गई है पर्सोनिफिकेशन के तौर पर। एंड हाउ डज इट इनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड, और किस तरह से ये हमारी परिंदे की जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देती है हमारे लिए। ठीक है जी, तो द लाइन ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आइज दैट hurried all abroad is an example of personification। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि personification बेसिकली किसी बेजान चीज में जान डाल देना है, या ये कह लें कि जानदार चीजों की जो खूबियां हैं वो बेजान चीजों में डाल देना। ठीक है, द बर्ड्स आईज आर डिस्क्राइब्ड एज ग्लांसिंग, या जो है ना इसमें ये है बेटे कि पर्सोनिफिकेशन ये भी होता है कि इंसान की जो क्वालिटीज़ है ना वो हम किसी जानवर में, किसी परिंदे में देख लेना, या उसमें ये लगा दें कि हाँ जी हमें पता लग रहा है कि ये दिस इज एक्टिंग लाइक दिस, या हम ये उसको जो है ना वो किसी और तरीके से पेश करना चाहें तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहते हैं द बर्ड्स आईज आर डिस्क्राइब्ड एज ग्लैंसिंग एंड हियरिंग, कि वो बड़ी जल्दी में और उसके चमकदार आंखें दिखाती हैं। विच आर ह्यूमन एक्शन, जो कौन से एक्शन है, इंसानी एक्शन है, कि जो है वो जल्दी जाना, जल्दी आना, आंखों में खौफ नजर आना, ठीक है, या आंखों में खुशी नजर आना, ये सारे किसी एक्शन है, ह्यूमन एक्शन है। दिस इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देती है ऑफ द बर्ड बाय शोइंग इट एज अलर्ट, जैसे वो अलर्ट होता है, अवेयर होता है, इमोशनली रिस्पॉन्सिव, और किस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है, ऑलमोस्ट लाइक अ कॉशियस ह्यूमन, तो ये सारा जो है वो मोहतात इंसान की तरह वो करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मेटाफोर इन द फाइनल स्टैंजा वेयर द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू ओवर्स डिवाइड द ओशन। What effect does this comparison create? कि ये हमें मेटाफोर बता दें जी, डिस्कस करें मेटाफोर को कि और बर्ड को जो है ना वो आप किस तरह से कंपेयर करेंगे ओवर्स डिवाइड द ओशन। तो पढ़ते हैं जी। दिस मेटाफोर कंपेयर्स द बर्ड्स विंग्स मूविंग थ्रू द एयर टू ओवर्स जेंटली पार्टिंग वाटर। It creates an image of smooth, graceful motion, emphasizing the bird's elegance and lightness. It also brings a calm, almost dream-like quality of the bird's departure. आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि find a simile in the poem and explain its significance in the overall imagery. The simile like one in danger, मैंने आपको simile का भी बताया था कि इसमें आप comparison करते हो दो चीजों का। Cautious compares the bird's behavior to a person sensing danger. This add emotional depth to the imagery, showing the bird not just as an animal but as a scientist being, reinforcing the theme of the nature's awareness and
वल्नरेबिलिटी, कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो चीज को कंपेयर करते हैं कि इंसान जो बर्ड्स है, जो परिंदा है ना, उसका बिहेवियर बिल्कुल इंसान की तरह है कि जैसे इंसान को खतरा नजर आ रहा है वैसे बर्ड को भी खतरा नजर आ रहा है। इस वजह से उसने शायरा के हाथ से भी वो टुकड़ा नहीं लिया कि मैं अगर वो क्रम या टुकड़ा लूंगा तो मुझे ये पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये इस चीज को हमें जो है ना बताता है सिमिली में, ठीक है। इस पूरे हमारे क्वेश्चन में ये पता लग रहा है कि वो एक साइंटिस्ट की तरह जो है ना वो अपने आप को रीइंफोर्स कर रहा है, वो अपने आप को बता रहा है कि नहीं, दिस इज अ डेंजर, कि ये खतरा है तुम्हारे लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के हाउ डज डिक्सन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शंस, प्रोवाइड एग्जांपल। कहते हैं कि इमेजरी किस तरह से डिक्सन ने इस्तेमाल की है वो हमें बता दिए बर्ड्स के एक्शंस के थ्रू। सो एग्जांपल दे दीजिए। अच्छा जी, Dixon's use vivid visual imagery like he beat an angel worm in halves and ate the fellow raw, and he straightened his wavelet head. These lines allow readers to clearly picture and the bird's small, detailed movement, creating a strong visual connection to the natural world. So, question number 5 is what is the effect of the tactile imagery in the phrase he straightened his wavelet head? How does it contribute to the tone of the poem? The phrase wavelet head appeals to the sense of touch, suggesting softness and delicacy. It adds a tone of gentleness and admiration, showing the speaker's affectionate and respectful view of the bird and enhancing the tender mood of the poem. Okay, question number 6. How does the mood shift from the beginning to the end of the poem? What words or phrases help create this shift? अब यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से मूड जो है ना वो शुरू से लेकर एंड तक शिफ्ट होता है और कौन से जो वर्ड या फ्रेजेस हैं जो इस शिफ्टिंग को क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। जी पढ़ते हैं। द पोएम बिगन्स विद द क्यूरियस observational mood as a speaker watches the bird eat and move cautiously. It shifts to a calm, peaceful tune as the bird flies away. कि शुरू में वो ये होता है कि बड़ा ही परसुकून है, बड़ा ही सुकून में है, ठीक है, उसकी टून है जी बर्ड की, और वो उड़ जाता है। Phrases like frightened beads reflect tension while oars divide the ocean, suggested tranquility and beauty. Here is the question number 7. What do you think Dickson is trying to convey about the relationship between humans and nature? Support your answer with evidence from the poem. Okay जी। Dickson suggests that nature should be observed with respect and minimal interference. The speaker quietly watches the bird and offers it a crumb, but the bird chooses to leave. This shows nature's independence and the idea that humans should appreciate it without trying to control it. कि इंसान को कभी भी नेचर को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो हमेशा आज़ादी होती है, ठीक है। आगे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। How does the bird's decision to fly away rather than accept the crumb reflect broader the themes of the freedom and independence? कि कहते हैं कि क्या ये बर्ड का फैसला कि बिना टुकड़े को एक्सेप्ट किए उड़ जाना, क्या हमें ये आज़ादी या फ्रीडम की जो थीम लगती है, ब्रॉडर थीम लगते हैं? आइए जी पढ़ते हैं। The bird's choice to fly away symbolizes the theme of the freedom and the idea that nature values its independence. कि जो कुदरत है वो कहते हैं कि बर्ड का उड़ जाना, उसकी चॉइस से ये जो थीम आज़ादी का है, फ्रीडम का, हमें ये आइडिया देता है कि जो नेचर है वो वैल्यू करती है अपनी इंडिपेंडेंस को। इवन दो द स्पीकर ऑफर्स काइंडनेस, हालांकि जो स्पीकर है वो बड़ी ही रहमदिली दिखाती है। द बर्ड इंस्टिंक्टिवली चूजेस इट्स ओन पाथ, लेकिन जो बर्ड है वो अपना खुद का पाथ चूज करता है, शोइंग दैट फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंफर्ट और कंपेनियनशिप, कि किसी भी सुकून, किसी भी दोस्ती से जो है वो आज़ादी ज़्यादा अहम है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्स नेचुरल ब्रूटैलिटी, गिव स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो नेचुरल, जो कुदरती खूबसूरती या कुदरती जो जुल्माना है, कहते हैं कि कोई जो है ना वो फिक्स एग्जांपल दें। ओके जी। द पोएम शोज बोथ ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी इन नेचर, ठीक है, कि दोनों ही चीजें हमें नजर आती हैं। द बर्ड ईट्स अ वर्म रॉ which is harsh image, but it later flies away as soft as oar divide the ocean, a beautiful and delicate image.
दिस कंट्रास्ट हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर बोथ वायलेंट एंड ग्रेसफुल, कि ये जो कंट्रास्ट हाईलाइट करता है इसकी कुदरत की पेचीदगी को, कि ये वायलेंट भी है और ग्रेसफुल भी है। और जो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर ऑब्जर्विंग द बर्ड विदाउट द बर्ड्स नॉलेज, हाउ डज दिस अफेक्ट द ट्यून ऑफ द पोएम, कि हमें स्पीकर ऑब्जर्व करते हुए बर्ड को, ये विदाउट द बर्ड्स नॉलेज, कि बिना जो है वो परिंदे के नॉलेज में आए उसको ऑब्जर्व करती है, इसकी क्या अहमियत है एंड ये कैसे इस पोएम की टोन के ऊपर ये इफेक्ट होता है। द स्पीकर साइलेंट ऑब्जर्वेशन क्रिएट एन इंटीमेट एंड रिस्पेक्टफुल टोन, कि बड़ी जो है ना वो रिस्पेक्टफुल सी और इंटीमेट जो टोन जो है ना वो क्रिएट करती है, ऑब्जर्व करती है। शोज द जेंटल क्यूरियोसिटी नॉट इंट्रूजन, दिस डिस्टेंस रिफ्लेक्ट अ क्वाइट एडमायरेशन एंड हाईलाइट द आइडिया दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन बी बेस्ट एप्रिशिएटेड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, कि जब उसको बिना परेशान किए हम छोड़ देते हैं तो नेचर हमारे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक करती है, उसकी ब्यूटी होती है और उसको जो है ना अप्रिशिएट किया जा सकता है। सो जी माय डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये थे जी हमारे लेसन नंबर 3 के बॉक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और किसी सवाल की आपको समझ नहीं आई तो बिना झिझके जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, समझ आई है कि नहीं आई, सारा कुछ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करते रहा करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मोर वीडियो जो है वो मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ।